अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, द कंज्यूरिंग मूवी आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी और ये मूवी हॉलीवुड की मोस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सच में पेरन फैमिली के साथ हो चुका है। ये मूवी 2013 में रिलीज की गई थी और बहुत से लोगों का कहना है कि जो लोग ये मूवी देखते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जरूर होता है, और ये बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। मैंने ये मूवी रात के वक्त देखी थी जब मेरे और मेरे छोटे भाई के अलावा घर में सभी लोग सो रहे थे, और जब हम लोग ये मूवी देख रहे थे तो हम दोनों को हमारे रूम के बाहर से किसी औरत की एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई थी और हमारे रूम की लाइट भी फ्लिकर करने लग गई थी, लेकिन फिर भी हमने ये मूवी पूरी देखी थी। फ्रेंड्स, इस मूवी को जितना खौफनाक बनाया गया है, हकीकत में चीज़ें उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। और आज मैं आप लोगों के साथ पेरन फैमिली के साथ होने वाली यही रियल हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग इस ईमेल पर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जब पेरन फैमिली हैरिसविल रोड आइलैंड में मौजूद एक फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। पेरन फैमिली में रोजर पेरन, उसकी वाइफ कैरोलिन पेरन और इनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टन, सैंडी और अप्रैल शामिल थे। ये फार्म हाउस बहुत सालों पुराना था और इसके आसपास की पूरी लैंड खाली थी। वहाँ पर बड़े बड़े दरख्तों के अलावा और कुछ भी नहीं था, और इस फार्म हाउस के पास ही एक बहुत बड़ी सी झील थी और इस झील को भी बहुत बड़े बड़े दरख्तों ने घेर रखा था। ये सब दरख्त भी कई 100 सालों पुराने थे। रोड आइलैंड पे मौजूद ये फार्म हाउस और इसके आसपास की पूरी लैंड कर्ज थी, लेकिन ये बात पेरन फैमिली को नहीं पता थी। पेरन फैमिली जब इस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, बच्चियां बहुत ही खुश थी। पेरन फैमिली के साथ इनका पेट डॉग सैडी भी था। जब ये सब लोग उस घर में दाखिल हुए तो इनका डॉग घर के अंदर नहीं जा रहा था। इन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सैडी घर में नहीं जा रहा था। वो बहुत वियर्ड हरकतें करना शुरू हो गया था। और फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो चीजें इंसान देख या महसूस नहीं कर सकते हैं, जानवर उन सभी चीजों को देख और सुन भी सकते हैं और महसूस भी करते हैं। और शायद सैडी ने उस घर में मौजूद इविल स्पिरिट्स को देख लिया था, जिस वजह से वो उस घर में दाखिल नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने सैडी को बाहर ही छोड़ दिया और सोचा कि जब इसे भूख लगेगी तो ये खुद ही घर में आ जाएगा, और खुद ये सब लोग घर के अंदर चले गए। इस घर में एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी इविल स्पिरिट्स थी, जिनमें बैटशिबा सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये शैतानी ताकतें कभी भी इंसान को फौरन से अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको हिंट्स देती हैं और फिर उस इंसान या उस जगह को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती हैं। पेरन फैमिली को भी घर में दाखिल होते इस तरह का कुछ महसूस नहीं हुआ था। उनको ये घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। घर में आने के बाद इन सभी ने घर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया और इन लोगों ने अपने अपने रूम सिलेक्ट कर लिए। इस घर में एक बेसमेंट भी मौजूद थी जिसको सील किया गया था, और इस बेसमेंट के बारे में पेरन फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन फिर जल्द ही इन लोगों को उस बेसमेंट के बारे में पता चल गया और इन्होंने उस बेसमेंट को खोल दिया, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बेसमेंट में सबसे पहले रोजर दाखिल हुआ और उसने देखा कि इस बेसमेंट में बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ था, शायद कई सालों पुराना सामान। लेकिन इन सबको वो बेसमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया और ये काफी खुश थे। लेकिन इस बेसमेंट के खुलने के बाद इन लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई। एक दिन जब सारी बच्चियां सो गई और रोजर और कैरोलिन दोनों सामान की सेटिंग कर रहे थे, तो कैरोलिन ने नोट किया कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक चुकी हैं। उसने ये बात रोजर को बताई तो रोजर ने कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह इन सभी घड़ियों को ठीक कर लेंगे। अगले दिन जब कैरोलिन सोने के बाद उठी तो उसकी बॉडी पे अजीब से मार्क थे जो उसकी बॉडी पे पहले कभी नहीं थे, और ये बात रोजर ने भी नोट की। लेकिन कैरोलिन को लगा शायद ये किसी तरह की विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है, और इन्होंने इस बात को भी इग्नोर किया। लेकिन कैरोलिन की बॉडी पे ये निशान हर रोज मजीद बढ़ते जा रहे थे। अब इन्हें घर में कुछ और चीजें भी महसूस होने लगी थी, जैसे रात में इनको अपने घर से एकदम से बहुत गंदी स्मेल आती थी, इतनी गंदी कि ऐसे लगता था जैसे कोई मर चुका है। एक दिन इनका डॉग सैडी इन लोगों को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, और जब इन लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो इन लोगों को सैडी की डेड बॉडी मिली। इनका डॉग मर चुका था। ये लोग अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इस बात का उनको बहुत दुख हुआ था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब इन लोगों को अपने आसपास बहुत सारे ब्लैक शेडोज नजर आना शुरू हो गए थे, और इनके घर की घड़ियां हर रोज रात 3:07 पर बंद हो जाती थी
और इसी टाइम पर इन लोगों को अपने घर के हर दरवाजे पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नोक सुनाई देते थे और ये नोक 3 बार होते थे और उसके बाद बंद हो जाते थे। इन लोगों ने अपनी स्टेयर केस के साथ वाली वॉल पर अपनी सारी फैमिली पिक्चर्स लगा रखी थी और एक दिन रात में इन लोगों को कोई चीज़ बहुत ज़ोर से टूटने की आवाज़ आई और जब कैरोलिन ने बाहर आकर देखा तो लोगों की सारी फैमिली पिक्चर्स ज़मीन पर गिरी हुई थी और बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब कैरोलिन ये बात समझ चुकी थी कि इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है और उसने उस टाइम के बहुत ही वेल नाउन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया और उन्हें अपने घर की पूरी सिचुएशन बताई। एड और लोरेन ऐसे बहुत से केसेस सॉल्व कर चुके थे और कैरोलिन को पूरा यकीन था कि वो इनकी भी मदद ज़रूर करेंगे। लोरेन के पास नेचुरली कुछ ऐसी पावर्स थी जिससे वो सुपर नेचुरल चीज़ों को देख और महसूस कर सकती थी। जब एड और लोरेन पेरेंट फैमिली के घर आए तो लोरेन को इस घर में एक बहुत ही खतरनाक सा ब्लैक फिगर नजर आया जिसने इस पूरी फैमिली को जकड़ा हुआ था और उसके अलावा और भी बहुत से ब्लैक फिगर्स उसको नजर आए, लेकिन जो फिगर उसे सबसे पहले नजर आया था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था और ये सब देखकर लोरेन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये लोग समझ गए थे कि इस घर में एक बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट है जो इस फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो इन लोगों ने इस बारे में कुछ प्रूफ्स इकट्ठे करने की कोशिश की और फिर इन लोगों ने अपने असिस्टेंट ड्रू थॉमस और एक पुलिस ऑफिसर की मदद से घर के इर्द गिर्द कैमरे लगवा दिए और हर दरवाजे पर एक एक बेल लगा दी ताकि रात में जब भी पैरानॉर्मल तरीके से कोई दरवाजा खुले तो इन लोगों को पता चल जाए। और इन लोगों ने इस घर की हिस्ट्री जानना शुरू कर दी। इस घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन लोगों को पता चला कि ये घर एक जादूगरनी का था और वो औरत शैतान की पुजारी थी और उस औरत का नाम बैटशीबा था। बैटशीबा एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी थी और उसने अपने खुद के 1 हफ्ते के बच्चे को शैतान के नाम पर कत्ल कर दिया था और 1863 में सुबह 3:07 पर बैटशीबा ने इस पूरी लैंड को कर्स्ड करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से इस जमीन पर जितने भी घर बनाए गए या यहाँ पर जितने भी लोग रहने के लिए आए उन सबको या तो कत्ल कर दिया जाता था या फिर वो लोग खुदकुशी कर लेते थे। और अब बैटशीबा कैरोलिन को पोजेस्ट करना चाहती थी और वो चाहती थी कि कैरोलिन अपनी छोटी बेटियों को शैतान के नाम पर कत्ल कर दे और ऐसा ही हुआ। कैरोलिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और बैटशीबा ने उसे पूरी तरह से पोजेस्ट कर लिया था। लोरेन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस घर के बेसमेंट में एक औरत की स्पिरिट नजर आई जिसको बैटशीबा ने कैरोलिन से पहले पोजेस्ट किया था और उस औरत ने भी अपने बच्चे को मार दिया था। और ये देखने के बाद लोरेन समझ गई थी कि बैटशीबा कैरोलिन को भी ऐसा करने पर मजबूर करेगी और इस सब के बाद एड और लोरेन ने एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। लेकिन एक्सोर्सिज्म करने के लिए इन लोगों को चर्च से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी और इनके पास इसके लिए काफ़ी सबूत भी मौजूद थे। इन लोगों ने वो सबूत चर्च में भेज दिए और चर्च से इजाज़त का इंतज़ार करने लगे। लेकिन जब तक इन लोगों को चर्च से इजाज़त मिलती तब तक शायद बहुत देर हो जाती क्योंकि कैरोलिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो अपनी बेटियों पर हमला करना शुरू हो गई थी। कैरोलिन की यह हालत देखकर रोजर अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक होटल में शिफ्ट हो जाता है कि शायद उस घर से निकलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैरोलिन की हालत अभी भी वैसी थी और एक दिन वो अपनी दोनों छोटी बेटियों सैडी और एप्रिल को लेकर वापस उसी फार्म हाउस में चली गई और ये अपनी उन दोनों बच्चियों को लेकर फार्म हाउस के बेसमेंट में चली गई। ये बेसमेंट में जाकर इन दोनों बच्चियों को कत्ल करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले एड और लोरेन वहाँ पर पहुँच गए। एड और लोरेन ने कैरोलिन को कुर्सी से बांध दिया था और अब इनके पास एक्सोर्सिज्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और एड ने खुद एक्सोर्सिज्म शुरू कर दिया। जैसे ही एड ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया तो कैरोलिन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बहुत गुस्से में आ गई। उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो रस्सियों को तोड़कर वहाँ से भाग गई और अपनी बेटी अप्रैल पर अटैक कर दिया। कैरोलिन घर के एक ऐसे हिस्से में थी जहाँ पे एड और लोरेन नहीं पहुँच पा रहे थे और लोरेन ने कैरोलिन को अपनी फैमिली के साथ गुजारे गए उन अच्छे दिनों की याद दिलाई जिनका जिक्र एक बार कैरोलिन ने लोरेन से किया था। और ये बातें सुनने के बाद कैरोलिन से बैटशीबा की पकड़ कम हो रही थी और इसी दौरान एड ने अपना एक्सोर्सिज्म मुकम्मल किया और बैटशीबा की इविल स्पिरिट वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। इस दौरान पेरेंट फैमिली एड और लोरेन और उनकी टीम के दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए थे, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि इनमें से किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और इस एक्सोर्सिज्म के बाद वो पूरी लैंड
बैटशिबा के कर्ज से आज़ाद हो गई थी और एग्जोर्सिज्म के दौरान बाकी स्पिरिट्स भी इस घर को छोड़ के चली गई थी। फ्रेंड्स, पेरेंट फैमिली के साथ ये जो वाकया हुआ था, इसको किसी मूवी में या किसी स्टोरी में बयान करना तो बहुत आसान है, पर यह वाकया कितना खौफनाक था ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके साथ ये हुआ था। और मैंने ये वाकया आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी की सूरत में सुनाया है और मैं कोशिश करूंगी कि इस स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा रियल पिक्चर्स का यूज़ कर सकूं। फ्रेंड्स, कंजूरिंग हाउस अभी भी रोड आइलैंड में मौजूद है और बहुत से लोग इस घर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इस घर के अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस घर को देखने के लिए जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग एड और लोरेन या बैटशिबा की रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।